राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। जालंधर का एक बहुत प्रतिष्ठित, बड़ा नामी और बड़े उद्योगपति परिवार की बहू स्वर्गीय श्रीमती सोनम तिवारी, पत्नी श्री विक्की तिवारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उनकी बॉडी कल गोविंदवाल नहर के पास बरामद की गई। शी वॉज मिसिंग फॉर द लास्ट 2 days। 2 दिन से लापता थी। लापता तो कर क्या थी, सबको पता था। अपनी एक सहेली के साथ ब्यास नदी के पुल पे गई थी। सहेली जो है वो कनाडा से कोई आई थी, उनके साथ रात को 9 बजे गई थी। उनसे बोला आप गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। और ऐसा फिर वहां पे सैंडल्स उनकी वही पुल के ऊपर से उन्होंने जो है नदी में। खैर तब वो लड़की जो साथ गई थी उसने भाई फैमिली को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, गोताखोर आए। वहां से काफी दूर नदी में आ गए, जहां गोविंदवाल साहब में नहर का जो बराज बना हुआ है, वहां से जो है उनकी बॉडी गोताखोरों ने निकाली है। अखबारों में छपा है कि पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। ये अखबारों में लिखने की बातें होती हैं साहब। आज की तारीख में, आज की दुनिया में किसी के पास फुर्सत नहीं है कि आपके लिए शोक मनाए। सच ही है, बहुत कड़वा सच है। अरे यार, परिवार हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में भूल जाता है, दुनिया क्या याद करेगी। तो अखबारों में तो छपता रहता है, उनको तो एक सेट लैंग्वेज होती है, उसमें उनको लिखना है। उन्होंने लिख दिया कि शहर में शोक की लहर है। कोई शोक शाक की लहर नहीं है। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। जो आपकी एकदम नियर एंड डियर फैमिली है वो आपको मिस करती है। उनके लिए तो वो अपूरणीय क्षति होती है। अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र की मृत्यु हुई है। अब उनके चले जाने से मेरे जीवन में कितना खालीपन आया है ये मैं बयान नहीं कर सकता। और न मैंने वो अपना शोक, अपना दुख, वो इमोशनल ट्रॉमा जो मुझे उनके चले जाने से हुआ है, वो न मैं किसी को बताने की पोजीशन में हूं, ना मैं बताना चाहता हूं। वो मेरा एक निजी, मेरा व्यक्तिगत एक मामला है। हो सकता है ऐसे कुछ और 2-4 लोग होंगे जो उनके वजह से बहुत परेशान हो उनके चले जाने से। एक तो उनकी इमीडिएट फैमिली है, उनकी पत्नी है, उनका दुख दर्द मैं समझ सकता हूं। पर बाकी किसी को फुर्सत नहीं है। खैर, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर आदमी को जान लेना चाहिए। और ये भी जान लेने की जरूरत है कि अंत में मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। एकमात्र सत्य जो इस सृष्टि में है वो है मृत्यु, जो कि अवश्यंभावी है। इसको आदमी समझता नहीं है, पर चलिए वक्त समझा देता है। दूसरा, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं कि भैया, वो जो ये जो बेचारी महिला, ऐसा बताया जाता है कि अरबपति फैमिली है, मतलब उसको 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी, 100 करोड़ से ऊपर की। खैर वो कितनी है उससे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि 100 करोड़ की मालकिन होना भी सुख की गारंटी नहीं है। उसके जीवन में देखिए ना, इतना कष्ट था। शी वॉज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग।
पर वो मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रही थी। और एक स्टेज, मतलब ऐसी एक स्टेज आ गई ना जहां उन वो 100 करोड़ की सुख सुविधा संपत्ति, वो पावर, वो रसूख कुछ मायने नहीं रखता था। जिस उस क्षण उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी जब उन्होंने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके उस पुल से, जब वो कुछ शब्द बोलने नहीं देती यूट्यूब, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। उस वक्त कल्पना कीजिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रही हो। क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य, अपना पति, अपना सब कुछ, अपने हो सकता है बच्चे हो, मुझे नहीं पता है इस बात का, पीछे छोड़ के जा रही हूं, उनका क्या होगा? या मेरे पास इतना कुछ है भोगने के लिए और अभी मेरी आयु क्या है? शी वॉज वेरी, आई थिंक शी मस्ट बी अराउंड 30। सब कुछ छोड़ के वो चली गई ना, क्योंकि उनको लगा कि नहीं है, इसी में सुकून है। वो उन्होंने उन्होंने अपने जीवन में सुकून कहाँ ढूंढा? इसलिए भैया, ये जितने मटेरियल चीजें हैं ना, जो ये सुख सुविधा के जो हम एसेसरीज जुटा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सुख की गारंटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, सुख और दुख और अमीरी और गरीबी, ये दीज आर स्टेट ऑफ माइंड, ये मानसिक अवस्था है। आप गरीब फील करते हैं, होते नहीं गरीब। गरीबी एक फीलिंग है, अमीरी एक फीलिंग है। उसी तरह सुख एक सोचने की अवस्था है, यहां होता है, और दुख भी यही होता है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, यह एक मानसिक अवस्था है। मैं ऐसे हजारों, पंजाब में ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो बेहद संपन्न है, जिनके घरों में एसयूवी गाड़ियां खड़ी हैं, 100 किले जमीन के मालिक हैं। पंजाब में 1 एकड़ जो है औसतन 1 लाख रुपए की बचत देता है, न्यूनतम। अगर सिर्फ गेहूं धान की खेती की जाए तो 1 लाख रुपए की बचत आती है। अगर और उसमें कमर्शियल फार्मिंग, कैश क्रॉप कर ली जाए तो इसके बावजूद लोग कनाडा जाके पेटी जॉब्स, मतलब ऐसी जॉब जिनका नाम भी नहीं आप लेना चाहेंगे, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहां लगता है कि वो सुखी नहीं है, उनको यहां लगता है कि वो अभी भी गरीब है, और वहां जाके वो बेहद गरीबी में दिन काट रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनके दिमाग में एक फोबिया है, उन्होंने दिमाग में बैठा लिया कि वो यहाँ गरीब हैं या वो यहाँ सुखी नहीं है, जबकि वो यहाँ बहुत सुख का जीवन जी सकते हैं। जितना सुख का जीवन आप भारत में जी सकते हैं, उतना वर्ल्ड में कहीं जी नहीं सकते, बहुत थोड़े पैसे में। पर इसके बावजूद उनको लगता है कि नहीं, इनको सुख कनाडा अमेरिका में ही मिलेगा। तो दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो ये आज के यूथ की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जितना भी पीछे भागते हैं ना, करियर के, इसके उसके, मटेरियल चीजों के, ब्रांडेड कपड़ों के, ब्रांडेड जूतों के, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, पार्टी, ये वो दुनिया भर का करियर, ये सब मानसिक अवस्था है। आजकल यूथ ने एक नया डर्रा पकड़ लिया, जब लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब शादी करेंगे। 40 साल के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब शादी करते हैं। अरे भैया, जो तुम्हारी जवानी के दिन थे, जो असली दिन थे विवाह करने के, वो तो तुमने इस बंदर रैट रेस में बिता दिए। और उसके बाद मान लो एक जो कैरियर बना लिया कि जब आपको भूख थी तब आपने खाया नहीं, और जब आपके खाने और पचाने की क्षमता ही चलेगी, दांत गिर गए, तब आप खा के क्या कर लो? तो ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। सोनम तिवारी का स्टेट ऑफ माइंड सोच के देखिएगा कि 100 करोड़ की मालकिन होने के बावजूद उनका जो सोच थी, उसमें उनको सुकून नहीं मिल रहा था, उसमें उनको सुख नहीं मिल रहा था। उनको अपना जीवन कितना अंधकारमय लगता रहा होगा, कितना कष्टप्रद रहा होगा उनका जीवन, कि उन्होंने उसके लिए इतना शॉर्टकट ढूंढ लिया। तो ये जितने भी लोग आज सो कॉल्ड ये करियर, ये इस टाइप की
उसके पीछे जो दौड़ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा एक संतुलन लाइफ में बनाने की जरूरत है कि किसके लिए, क्यों, कितना, कब तक, कहां तक। हम लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतना धोखाधड़ी करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं, इतने गलत काम करते हैं। उस वक्त ये सोचने की जरूरत होती है यार, मुझे मैं अपना, हालांकि मैं, मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल नहीं होते, हर आदमी उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, नेवर, यू शुड नेवर डू। मेरी उम्र 25 साल थी तो यूपी, ईस्टर्न यूपी का एक लड़का, सवर्ण, लोग कहते हैं ना सवर्णों को तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो मैं दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच की जॉब को लात मार के गांव चला गया। तो मेरे एक ताऊ जी थे, उन्होंने बोला, भाई साले तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि दुनिया गांव छोड़ के दिल्ली जाती है साली प्राइवेट नौकरी करने, तुम साला दिल्ली से सरकारी नौकरी छोड़ के गांव आ रहे हो। मैंने कहा एक बात बताइए ना, मैंने कहा वो आखिर मैं शहर अगर जाके, उन दोनों मेरी साई कोच की सैलरी 3,000 रुपए थी, 1990 की बात है ये। मैंने पूछा एक बात बताइए, अगर वो मुझे 3,000 रुपए न दे सरकार तो मैं दिल्ली में रहूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब मूल उद्देश्य, दिल्ली रहने का जो मूल उद्देश्य है वो 3,000 रुपए है और दिल्ली का नारकीय जीवन है, यही है ना? कहते हैं हाँ। मैंने कहा अगर मैं वो 3,000 की जगह 6,000 या 12,000 यहां अपने गांव में बैठ के कमा लूं और अपने पेरेंट्स, सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी जमीन, अपना पुश्तैनी घर, अपनी बोली, अपना कल्चर, इसके बीच में रहूं, आराम से मड़ई के नीचे जो है खटिया लगा के सोते हैं, आम के पेड़ के नीचे गर्मियों में जब लंगड़ा आम टप से गिरता है और भाग के जाता है, एक बच्चा उठा के लाता है, डाल से टूटा हुआ आम जब पेड़ से गिरता है ना तो एक आवाज आती है टप। तो हम लोग ना वो बगीचे में सोते थे, मुझे याद है वो 1993 की बात है, बगीचे में कम से कम 8-10 पेड़ लंगड़ा आम के, शानदार लंगड़ा, ऐसा लंगड़ा अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा, वो बगीचा था, उसमें हम लोग स्कूल चलाते थे। तो हम लोग मई जून में ना, जून का महीना था यहाँ, यही 10-15 जून के आसपास, तो वहां मड़ई में लेटे रहते थे, पेड़ के नीचे लेट रहते थे, तो दिन के 12-1 बजे ना टप से आवाज आती, तो दौड़े ऐसे उठते, गिरल ले ले आओ, इतना बड़ा लंगड़ा पेड़ का पका हुआ गिरता था। तो मैंने कहा एक बात सही, ये सुख मुझे दिल्ली में कहाँ मिलेगा? मैं अपने ताऊजी से बोलता था, वो मुझे गाली देते, साले दिल्ली की नौकरी छोड़ के तुम लोग गांव में। अब हम 17 साल तक हमने वो मौज ली। क्यों? मुझे दिल्ली की वो सुबह 7 बजे उठ के डीटीसी की बस में या चार्टर्ड बस में रोज नेहरू स्टेडियम आना, सुबह 2 घंटे लगते थे, शाम को वापसी में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। मैंने कहा 5 घंटे साला मेरा जीवन दिल्ली की बसों में धक्के खाते 5 घंटा प्रतिदिन बीत जाएगा। इसके अलावा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की दिल्ली की नौकरी, वो साई की, मैं हेड ऑफिस में था ना। मैंने कहा भैया अपने बस की नहीं, ना ना ना। मैंने कहा हम दिन में 15 घंटे ये कष्ट झेलने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हमने तो सारी जिंदगी, भगवान ने हमें बोल के भेजा, जाओ बेटा सारी जिंदगी मौज लेनी है तुमको, सतुआ सान के खाओ आम की चटनी के साथ, मौज लो। क्यों मैं दिल्ली रहूं? मुझे दिल्ली में सुख नहीं मिलता। आपकी सुख की अलग परिभाषा है, मेरे सुख की अलग परिभाषा है। मैंने कहा मैं यहां सारा, अच्छा मैं गांव में रह के करता क्या था, सारा दिन स्कूल चलाते तो स्कूल में तो 1-2 घंटा काम होता था मेरे लिए, टीचिंग करता था, 1 या 2 क्लास लेता था, बाकी सारा दिन, अदरवाइज सारा दिन क्लास स्कूल में भी बैठ के मैं अपने ऑफिस में साहित्य पढ़ता था, शास्त्रीय संगीत सुनता था। मैंने सारी जिंदगी 2 ही काम किए हैं, साहित्य पढ़ा, शास्त्रीय संगीत सुना, या घुमक्कड़ी की बैग कंधे पे लादा, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, बाद में एक बुलेट खरीद लिया, बुलेट पे सारा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। मैंने कहा मुझे इसी में सुख मिलता है, मुझे साला तुम्हारा दुनियावी जीवन का सुख नहीं चाहिए।
तुम साला मुझे जबरदस्ती क्यों वो सुख देना चाहते हो जो 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 तुम्हारी सुख की परिभाषा है? मैंने कहा मेरी अलग सुख की परिभाषा है, तुम मेरी परिभाषा डिफाइन क्यों करना चाहते हो? हर आदमी, इसीलिए मैं कहता हूं हर आदमी को अपने सुख का अलग पैरामीटर बनाने दो और अपनी जिंदगी अपने सुख के लिए जियो। समाज के क्या पैरामीटर है? दुनिया ऐसी तैसी कराए, समाज से साले तुमको क्या लेना देना है? तुम्हारा अपना पैरामीटर होना चाहिए। अगर तुम दुनिया के पैरामीटर्स से जीना चाहोगे, दुनिया आपको जीने ही नहीं देगी और आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सुख की अपनी खुद की परिभाषा गढ़िए। खुद से पूछिए तुमको क्या चाहिए। दुनिया ऐसी तैसी कराए, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया के क्या मानदंड है, छोड़ो, तुम डिसाइड करो तुमको खुद से क्या चाहिए, तुमको अपने जीवन से क्या चाहिए, तुमको अपनी पत्नी से क्या चाहिए, तुमको अपनी पत्नी में क्या चाहिए, तुमको अपने परिवार में क्या चाहिए, तुम्हारे परिवार के क्या मानदंड है, तुम्हारी परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार तुम मानते किसे हो? मेरे परिवार में तो 2 कुत्ते हैं साहब। मनाली में जब जाता हूं तो मेरे परिवार में वहां एक कोको है जो एक बार गलती से हमारे दरवाजे पे आ गया। हम रहे चाहे न रहे, मनाली में आज भी वो आज भी हमारी अनुपस्थित 6-6 महीने हम नहीं जाते तब भी वो वहीं रहता है जहां हम उसे छोड़ के आए। हम उसे खाना नहीं डालते, 6 महीने हम जाते नहीं मनाली में, वो कहीं भी बेचारा किसी होटल की जूठन खा के आता है पर रहता उसी घर में जहां मैं उसे छोड़ के आया। तो वो मेरा परिवार है। अब आपको हो सकता है मेरे कुत्तों से बहुत दिक्कत आए, आई डैम केयर यार, मेरे लिए वो दोनों कुत्ते बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे उनके साथ उनके सानिध्य में सुख मिलता है। वो मुझे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वो मुझे 24 घंटे अटेंशन देते हैं। वो 24 घंटे मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो 24 घंटे मेरी कंपनी, मुझे कंपनी देते हैं, मेरी कंपनी चाहते हैं। उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उनको प्यार कर दूं, मैं बच्चा, बस। इतना अनकंडीशनल प्यार आपको कहां से मिलेगा? आप साला दुनिया भर का एप्रिसिएशन खोजने में मरे जा रहे हो, एहसान फरामोश लोगों का, जबकि सुख तो आपके चारों तरफ बिखरा पड़ा है और आप एक बेरहम दुनिया से, खुदगर्ज दुनिया से में सुख तलाश रहे हो। आप एसेसरीज में, आप ब्रांड्स में, आपने कोई ब्रांडेड चीज पहनी है और साला कोई सामने वाला जो 100 रुपए की डुप्लीकेट कॉपी पहन के वही आपकी ब्रांडेड चीज की थर्ड कॉपी डुप्लीकेट पहन के घूम रहा है, क्या फर्क पड़ेगा आपके और उसके? इसलिए सुख अंदर की चीज है। सोनम तिवारी ने ये शायद ये सब बातें नहीं सोची। खैर उनके जीवन में और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम थी, सारी सब प्रॉब्लम्स के बाद वो अपने अंदर से सुख नहीं खोज पाई। दुनिया में बहुत से लोग, ज्यादातर लोग अपने अंदर का सुख नहीं खोज पाते और सुख है ही अंदर की चीज, ये समझने की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।